कैमिलियो गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, रेटिकुलर यानी कि पैटर्न वाइज स्ट्रक्चर बना होता है। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज, कैमिलियो गोल्जी ने अपने नाम पे उसका नाम रखा था। दे कंसिस्ट मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक, सैक होता है अगर मैं आपको बोलूँ तो बोरी, सैक को बोरी कहते हैं, ऐसा थैला ऐसा कुछ। तो यहाँ पे कैसे है फ्लैट, ये जो है वो डिस्क शेप के सैक हैं। सिस्टरने भी इन्हें बोलते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं साइड में इनको सैक बोलते हैं। तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि पतली पतली ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसी कोई शेप है सिमिलर इनकी जैसी, कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी तुम देख वो खाते हैं ना वेफर, हाँ वॉफल खाते हैं, मैं वेफर बोलती हूँ उसे, ये यूजली टच में ये बस योर प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। तो वो उसका जो पैकेट आता है ना वॉफल जिसमें खाते हैं, ऐसा ही तो होता है, वो लंबा सा एकदम पतला सा। मैंने खाया भी नहीं है लाइफ में, बट मैंने देखा है। तो यूजुअली नॉट ट्राइड दीज थिंग्स। पहले हम इतने मोटे हो रहे हैं, उसके बाद वॉफल खा के लगता है इस वाली चेयर पे खाया। हाँ मैंने नहीं खाया। हाँ मैंने भी नहीं खाया उसको। दीज वर लेटर नेम्ड एज गोल्जी बॉडीज, ये हो गया। सिस्टरने तक हो गया था। सिस्टरने का डायमीटर देख लो बच्चा 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर है। दीज आर स्टैग्ड, स्टैग मतलब एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, पैरेलल होते हैं। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टरने आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बेटा आपके अलग अलग बॉडी सेल्स में अलग अलग नंबर ऑफ सिस्टरने होंगे। अगर डिपेंड करता है सेल ज़्यादा काम कर रहा है तो उसके अंदर बड़ा गोल्जी एपरेटस होगा, कम काम कर रहा है तो कम छोटा गोल्जी एपरेटस होगा। द गोल्जी सिस्टरने आर concentrically arranged near the nucleus। concentrically arranged का मतलब क्या है? I will tell you। एक बार pause करो तो बेटा आपकी चांस तारे दे दो। तो ये न्यूक्लियस के आसपास इस तरीके से कॉन्सेंट्रिकली कवर्ड होते हैं, देखो ऐसे कवर्ड करके रखते हैं न्यूक्लियस को गोल्जी एपरेटस। ठीक है, आगे देखते हैं। विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्यों ऐसे कर्व बना के रखते हैं देखो न्यूक्लियस के चारों तरफ, लाइक दैट कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस, द सिस और द ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनेली आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तो ये बेटा देखो ऐसा दे रखा है, ये ऐसे होते हैं कुछ ऐसे, फिर ये आ रहा है, देख लो आप, ये फेस ऐसे आ रहा है, तो ये आपका सिस फेस हो गया, और ये उल्टा है तो इट्स लाइक दैट। देख रहे हैं? तो ये न्यूक्लियस की तरफ सिस और ये ट्रांस फेस। ठीक है, इसके फेसेस, हाँ सिस फेस। The Golgi apparatus principally performs the function of, underline कर लेना यहाँ पे, packaging materials to be delivered either to the intracellular मतलब सेल के अंदर ही, और secreted outside the cells. Material to be packaged in the form of vesicles, in the form of vesicles from the ER fuses with the cis phase of the Golgi apparatus move towards the maturing phase यानी कि trans phase। तो क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से देखो, क्या काम होता है इसका? तो पैकेजिंग का काम होता है, चीज़ों को पैक करता है। साथ ही ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे सर्कल्स थे ना, वेसिकल्स, ये Golgi apparatus उन वेसिकल्स पे चीज़ों को पैक करते हैं, फिर अपने सिस फेस के थ्रू ट्रांस फेस में पहुँचा देते हैं, वहाँ से सेल के अंदर या सेल के बाहर जहाँ ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ पर पहुँच जाती है। Why Golgi apparatus remain in close association in the endoplasmic reticulum? The number of proteins synthesized by the ribosomes in the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they release from the trans phase. Golgi apparatus is the most important site of the formation of glycoproteins and glycolipids। ध्यान से देखना बच्चा, एक्चुअली है क्या Golgi apparatus का इतना इंटरकनेक्शन क्यों है? क्योंकि आप ध्यान से देखना बच्चों, ये आपके पास मैंने बनाया सेम से ही दिखते हैं, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन्होंने प्रोटीन बनाया,
तो जो प्रोटीन बनाया वेसिकल्स के थ्रू यहाँ आ गया गोल्जी एपरेटस के पास, और गोल्जी एपरेटस क्या करते हैं, उस प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं और उस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, उस प्रोटीन के साथ ग्लूकोज अटैच कर देते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड बना, लिपिड कौन बनाता है बेटा, SER, और प्रोटीन कौन बनाता है, RER। तो प्रोटीन और लिपिड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, उन दोनों के साथ ग्लूकोज लगा के उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बना देते हैं, कौन, गोल्जी एपरेटस। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड लाइसोसोम्स। हैव यू एवर स्टडीड अबाउट लाइसोसोम्स अर्लियर? यस, वेयर इन क्लास 9। लाइसोसोम्स आर फेमस फॉर, ये आ रहा है कैप्चर में, मैं आ रही हूँ उसकी, कोई बात नहीं, अच्छा। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं आदर्श? सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं उन्हें? बिना पढ़े चंदन बताने की कोशिश करें, सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? कोई भी अगर एंजाइम आ जाता है तो अपने आप को मतलब खा लेते हैं और फिर उन लोगों बस्ट हो जाते हैं, तो उससे इन लोगों को सेल्स उस एंजाइम को मारने के लिए खुद भी किल हो जाते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन दी जिससे सबको समझ में आ गया। आपने सुनो इधर, लिसन। लाइसोसोम्स हैव स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के पास सेल के सबसे स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, अगर सेल में कोई इन्फेक्शन हो गया या सेल ओल्ड एज हो गया, दो प्रॉब्लम आ सकती है, सेल में कोई इन्फेक्शन हो गया, सेल में कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ गया, या सेल डैमेज हो गया, या सेल ओल्ड हो गया, तो लाइसोसोम उस केस में बर्स्ट हो जाता है, खुद से बर्स्ट हो गए, फट गए, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल में फैल गए और पूरा सेल डाइजेस्ट कर लिया। तो क्योंकि खुद एक तरीके से इन्होंने बॉम्ब का काम किया ना, खुद बर्स्ट हो गए और दुनिया में जो जो आसपास है सबको है आपसे बर्स्ट करा दिया। सो दे एक्ट एज सुसाइडल बैग। समझ में आया? ठीक है। सो दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि चारों तरफ इनकी मेम्ब्रेन होती है। बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस के थ्रू ही लाइसोसोम्स फॉर्म्ड होते हैं। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड इन अ वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनके अंदर होते हैं बेटा लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स। लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एसिडिक पीएच के टाइम पे। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग दीज थिंग्स। बाकी आपको लाइसोसोम्स की वो बातें इसमें नहीं लिखी हुई है जो मैंने बताई हैं, तो अगर आपके पास यहाँ स्पेस है, नहीं तो साइड कॉर्नर में आप लिख लो, मैं बोल रही हूँ, लिखेंगे। दे आर कॉल्ड, आपको लगे वो बर्स्ट हो जाते हैं, अगर कोई सेल में बैक्टीरिया आता है तो फिर वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, वो पूरा सेल खत्म हो गया तो बैक्टीरिया भी खत्म। ऐसा तो फैलता नहीं है। हाँ, और कभी कभी ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने बॉडी से बाहर भी रिलीज कर देते हैं कुछ डाइजेस्ट करने को। बट मैंने तुम्हें इनके बर्स्टिंग वाली बात इसलिए बताई क्योंकि मैं तो इनका सुसाइडल फंक्शंस बता रही हूँ, वो कैसे काम करते हैं। बोलिए, लिखना स्टार्ट करो बेटा। दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। They are called suicidal bags because they can burst themselves, release digestive enzymes which kill the whole cell or including them in condition of any infection or क्या बच्चा, including them in condition of any infection or maturation ऑफ सेल। ठीक है, चलो वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हें राइटिंग समझ में आ जाती है मेरी? वो तो नहीं लेना पड़ता मैग्नीफाइंग ग्लास। वैक्यूल्स की बात करेंगे। अच्छा, एक सेकंड पॉज करो,
Vacuole is a membrane bound space found in the cytoplasm contain. अच्छा, वैक्यूल में कुछ नहीं है, देखो सुनो, जैसे खाली प्लॉट है उसके चारों तरफ बाउंड्री बना तो उसको घर कह सकते हो? ऐसे एक सेल में खाली जगह थी, बस एक मेम्ब्रेन बना दी चारों तरफ, और ऐसे खाली जगह पे मेम्ब्रेन बना दिया, उसमें वाटर भर दिया, उसको बोल दिया वैक्यूल, ठीक है? तो वाटर बन गया क्या, और उस खाली प्लॉट में क्या जाता है? इसमें भी वाटर सैप होता है, इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जाता है, ठीक है? अदर मटेरियल नॉट यूजफुल, तो बेटा घर का मटेरियल यूजफुल तो प्लॉट में नहीं डालोगे ना, एक बार पॉज कर। तो आपके वैक्यूल में क्या है? आपका वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर सैप, और जो भी काम की चीज़ नहीं है वो। नाउ द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय सिंगल सेल मेम्ब्रेन। बेटा ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन का एक स्पेशल नाम है बेटा, आप अपना भी रख सकते हैं, टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल द वैक्यूल में ऑक्यूपाई, प्लांट के अंदर तो वैक्यूल ज़्यादातर पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये मैंने बात पहले भी बताई है, क्यों प्लांट के अंदर वैक्यूल बड़ा होता है? तनिषा रिकॉर्डिंग में बताएं अपनी सुरीली आवाज़ में, क्यों प्लांट के अंदर वैक्यूल बड़ा होता है? लक्षिका, वंदना, सीधे देखो अभी सब, बाकी उससे सवाल ही पैदा नहीं होता, मुंडियाँ बिल्कुल नीचे कर रखी हैं। वैक्यूल प्लांट सेल में इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो प्लांट सेल को रिजिड बनाता है, हार्ड बनाता है, और प्लांट सभी स्ट्रेस को झेलते, आंधी तूफान सब वहीं खड़े रहते हैं। आपके यहाँ बारिश आती है, आप तो रेन कोट पहन लेते, झट से अपने सेल्स को बचा लेते हैं। ये थोड़ी ना सीधा बार मम्मी मैं सारे स्ट्रेस झेलूंगा, प्लांट से कंपेयर करके दिखाऊंगा, करा है कभी ऐसा? नहीं। अब हम लोग के पास तो क्लोथ है, शेल्टर है, प्लांट्स के पास कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उनकी सेल को ओवर पावर करने के लिए कौन होता है उनके में 90% एरिया किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? ये मैंने पढ़ा है किताबें कि, और उनका सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, उनकी कॉर्नर, कुछ याद नहीं रखते तुमको पढ़ा। 27 को तुम्हारा पेपर नहीं, मेरा पेपर होगा। In plants, tonoplast facilitates the transport of number of ions and other material against the concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher than vacuole in the cytoplasm. Underline करो, देखो क्या कह रहा है? टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट का मतलब अलाउ करती है, ठीक है? क्या अलाउ करती है? नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स, अंडरलाइन कर लो। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है, सुनो, प्लांट के अंदर क्या होता है? प्लांट के सेल में आयंस वगैरह है बहुत सारे, बाहर ज़्यादा है, वैक्यूल में कम है, तो बाहर से अंदर एंटर करते हैं, और हायर से नहीं उल्टा बोल दिया क्या? उल्टा बोल दिया, ये ऐसे वैक्यूल होती है, आउटर से इनसाइड एंटर करते हैं, आउटर आयंस लेस है, अंदर आयंस ज़्यादा है। तो आपको पता है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर में आना तो नॉर्मली ट्रांसपोर्ट होता है, पर यहाँ क्या हो रहा है? लोअर से हायर में आ रहा है, तो इसे कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होना, और हेंस द कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल। इसलिए वैक्यूल के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन थोड़ी सी हाई होती है, ज़्यादा होती है देन द साइटोप्लाज्म। याद रखोगे, क्वेश्चन पूछता है कि इन द प्लांट्स व्हाई द वैक्यूल आर हायर इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, बिकॉज tonoplast perform the transportation which is against the concentration gradient। समझ आ रहा है? पक्का क्वेश्चन भी लिख लो। Why in vacuole there is high concentration of ions? लिख नहीं रहे हो तुम, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, बता रहे हो। Why in vacuole there is high concentration of ions in plants? ठीक है, आंसर लिख लेना इसका। In amoeba, the contractile vacuole is important for osmosis and excretion. In many cells, as in fruitis, vacuole are formed by engulfing the food particle. बेटा याद रखना, अमोइबा में तो दो वैक्यूल होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है? वाटर को बैलेंस करती है, ऑस्मो रेगुलेशन, और प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल होती है, और ये एनगल्फ करती है फूड को, जो खाना खाते हो ना उसमें एंटर करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद माइटोकॉन्ड्रिया, और आई थिंक चैप्टर खत्म होने वाला है।
तभी तो मैंने ये थोड़ी बोला कि आज खत्म होने वाला। माइटोकॉन्ड्रिया यूजलेस, ओह सॉरी मेरे को इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ वेक्यूल्स से मैंने पूछना था कि एनिमल के वेक्यूल्स में तो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो प्लांट्स में भी वेस्ट होता है, वाटर सैप होता है, साथ में हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन। एनिमल में सिर्फ वाटर सैप और वेस्ट। वाटर सैप और वेस्ट से ही पूरा रिजिड बना लेते हैं। हाँ, वाटर सैप पानी की कंसंट्रेशन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ना, दब नहीं सकता, ये स्पॉन्जी नहीं रहता। जैसे ऐसे प्लांट्स जो टच मी नॉट को बालकनी में पानी भरते ही एकदम से खड़े हो जाते हैं। बेटा आपकी बातें खत्म होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ें क्या? टेस्ट पेपर तुम्हारे चेक करके देने एक बार पॉज करो तो। Unless specially stained are not easily visible under microscope. लाइन को मीनिंग समझ आया तुम्हें? नहीं ना, मुझे भी नहीं आया। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। इसका मतलब है कि जब तक हम स्पेशली इसे स्टेन नहीं करेंगे तब तक माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेंगे। कलरफुल थोड़ी होते हैं, जैसे साइड में बना दिया तुम्हारे लिए बेटा, आओ उसमें नूडल्स रख के खाओ, ऐसे नहीं होते। दे आर नॉट कलरफुल। ये स्टेन करते हैं तो ये दिखाई देते हैं। समझ आ रही बात? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स आर वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द साइकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये अच्छी बात है। देखो, जो सेल ज़्यादा काम करेगी, जैसे आप चलते ज़्यादा या नहीं भी चलते तो भी पैरों में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। काम तो बॉडी का चलने का ही बनाया गया था, वो अलग बात है। हम बैठे रहते हैं पूरे दिन, है ना? कहीं करता है यहाँ पे वॉकिंग, तुम लोगों को ज़रूरत भी नहीं है। आधा उसकी कैलोरी मेरी ले लो, बर्न कर लिया करो बेटा। बर्न करते क्या, कैलोरी होनी भी चाहिए। मैं चल के तोड़ दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वॉकिंग इज गुड फॉर योर हार्ट। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स आर वेरिएबल डिपेंड अपॉन द साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। साइकोलॉजिकल बोल रही हूँ। इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। बेटा डिपेंड करता है, अलग अलग सेल्स में अलग अलग शेप साइज के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। टिपिकली इट इज अ सॉसेज शेप। बताना कौन सी शेप होती है? पॉज करो, नहीं ऑन ही रखो, बताना तो है। सॉसेज कौन सी शेप होती है? तुम नहीं बोलोगे, मुंह बंद। आप बताओ चंदन। इससे प्रूव होता है हम सब वेजिटेरियन है और आदर्श नॉन वेजिटेरियन। जो एक्चुअली में हॉट डॉग होता है ना, रियल हॉट डॉग, उसके बीच में लगी होती है ना वो ऐसे रॉड जैसा स्ट्रक्चर, जो खाते डॉग मीट होता है। चिकन का भी वो ऐसा बना लेते हैं, लंबा पूरा सलामी। देखो बेटा, ये पढ़ लेते हैं, मेरा धर्म मत पॉज कर एक बार नहीं होता, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और ये बना रखा है ना, ये ऐसे जूता नहीं है, ये तुम्हें लगे शूज की शेप है। कुछ बच्चे बोलते हैं शूज जैसा लग रहा है, कुछ बच्चे। अब तुम्हें कौन सी शेप लग रही है तुम्हारी क्लास, मुझे बता दो। हाँ, सॉसेज काट अब मत बताओ उसके बारे में। चलो, छोटे बच्चे क्या रखते हैं? छोटे बच्चों को रखते हैं इसमें। छोटे बच्चों को रखते हैं जिसमें? अच्छा, हाँ कवर होता है ना, बढ़िया लग रहा है बच्चा। ओके, तो अभी क्या है इसके अंदर? या टिपिकली सॉसेज शेप होता है। डायमीटर अंडरलाइन करो, कोई वैसे पूछने वाला नहीं है। लेंथ इसके अंडरलाइन करो, कोई ये भी पूछने वाला नहीं है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। देख रहे हैं, डबल मेम्ब्रेन, आउटर इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन यहाँ पे। कैन यू सी हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स? 2 मेम्ब्रेन्स, ठीक है। विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब बताओ, ल्यूमेन क्या होता है बच्चों? ल्यूमेन होता है इनसाइड एरिया, जैसे हमारी क्लास का ये ल्यूमेन है, ठीक है। ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू aqueous compartment
that is outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is filled with the dense homogeneous substance called matrix. इन्होंने एक चीज़ नहीं बताई, देखो पहले मैं आपसे बताती हूँ। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये ल्यूमेन है बेटा अंदर। और इनर मेम्ब्रेन ने भी एक स्मार्ट गेम खेली, उसने भी कहा कि मैं सरफेस एरिया बढ़ाऊंगी और ऐसे फोल्ड हो जाऊंगी। एक बात बताओ बच्चा, फोल्ड होने से सरफेस एरिया कम होना चाहिए था, है ना? ये बढ़ कैसे गया बताओगे? रीजन आ गया ना इसमें सर्विस एरिया। एक बात बताओ, पहले सरफेस एरिया सिर्फ ये था, अब इतने छोटे से एरिया को कट मारा मैंने और सरफेस कहाँ तक बढ़ गई इसकी? अंदर के एरिया की तो बात ही नहीं होगी, मैं तो सरफेस की बात करूँ। अगर मैं यहाँ पे दीवारें तोड़कर कमरे में ऐसे ऐसे दीवारें बना दूँ बीच बीच में, तो दीवारें तो बढ़ गई ना। सरफेस एरिया, मैं अंदर के एरिया की बात नहीं कर रही, मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ बेटा। ये एरिया बढ़ गया ना, बोलो। अब ये तो आ रहा है ना रिकॉर्डिंग में, बना रही। सरफेस एरिया क्यों बढ़ता है, क्यों बढ़ाना है बेटा, क्या काम है सरफेस एरिया? क्योंकि एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की सरफेस पर ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी यहीं बनती है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। इसका इंपॉर्टेंट बात नहीं, तो ये कहना चाह रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन ना बाकी ऑर्गेनल से टच होती है, बाहर की तरफ टच होती है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, इनका नाम है बेटा कॉल्ड क्रिस्टे, याद रखना। Towards the matrix, the cristae increases the surface area. The two membrane have their own specific sites of aerobic specific site. नहीं, the two membrane have their own aerobic own specific enzyme associated with the mitochondrial function. बेटा दोनों membranes पर अपने अपने enzymes होते हैं। Mitochondria the site of aerobic respiration, ये अंडरलाइन कर लो। यहाँ पे respiration होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, और ये रेस्पिरेशन करके कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? एटीपी। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो बचपन में बच्चे से पढ़कर आ रहे हैं, तो पावर हाउस कहते हैं। द मैट्रिक्स आल्सो पोजेसेस सिंगल सेलुलर डीएनए एंड द आरएनए एंड राइबोसोम एंड द कंपार्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। हेंस लिखो इसी के आगे, हेंस इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल? क्योंकि ये खुद से डिवाइड हो सकता है। खुद से डिवाइड क्यों हो सकता है? इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, एंड इट मेक्स इट्स ओन प्रोटीन, क्योंकि इसके पास खुद का राइबोसोम है। एक चीज और है मेंशन नहीं बेटा, राइबोसोम जहाँ लिखे है ना, अच्छा लिखा है इन्होंने 70S लिखा हुआ है। आपके खुद के राइबोसोम्स क्या है? 80S, पता है ना? और माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स क्या है? 70S। की फुल फॉर्म क्या थी? स्वेटबर्ग यूनिट थी बेटा। तुम बाद में पेजेस पलट के देखो। आओ जरा प्लास्टिड्स पर आओ। प्लास्टिड्स आप सबको पता है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, दे आर एब्सेंट इन योर सेल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। Plastids are found in the plant cells. They are in euglenoids, and in euglenoids actually plants नहीं है, but इनमें भी plastids होते हैं। These are easily observed under the microscope. कोई मुझे बताएगा plastid माइक्रोस्कोप में आसानी से क्यों दिख जाते हैं? क्योंकि कलरफुल है। पर क्यों है कलरफुल? क्योंकि इनके पास प्लांट्स के पिगमेंट्स होते हैं, because they have colorful pigments. They are easily observed in the microscope and they are large. They bear some specific pigment, thus imparting specific color to the plants. Based on the type of pigment, they can be classified underline chloroplast, chromoplast and leucoplast. बेटा ध्यान से सुनो, क्लोरोप्लास्ट के ब्रैकेट में लिख लो ग्रीन, क्रोमोप्लास्ट के ब्रैकेट में लिख लो एरो डाल के अलग से अदर देन ग्रीन, और ल्यूकोप्लास्ट के लिए लिखो कलरलेस। हाँ, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अलग कोई और कलर हुआ, पर्पल हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, क्रोमोप्लास्ट, और ट्रांसपेरेंट हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स
विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेपरिंग लाइट्स एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। बेटा तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट है मेन, इसलिए इसको बोल्ड किया हुआ है। कैरोटिनॉइड पिगमेंट तो बाकियों में भी हो सकते हैं, और ये एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। और क्लोरोप्लास्ट क्योंकि सनलाइट से एनर्जी लेता है इसीलिए खाना बन रहा है प्लांट में। क्यों आपको पता है प्लांट का बाकी का कोई पार्ट सनलाइट ले सकता है? कौन लेता है? सेल में प्रेजेंट प्लास्टिड का पार्ट क्लोरोप्लास्ट। इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट, मैंने कहा था ना कैरोटिनॉइड तो और में भी होते हैं। कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स आर लाइक कैरोटीन, अंडरलाइन कर लो, xanthophyls and other are present. This gives the part of plant yellow color, orange color, red color, और भी variety of the colors ये देते हैं। ओके, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड बेटा, वेरिड शेप एंड साइज। बेटा ल्यूकोप्लास्ट कलर नहीं देते पर इनका फंक्शन देखो, सुनो, स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट है, और पोटैटो में इलायोप्लास्ट स्टोर नहीं, ये पोटैटो का तो पिछला एग्जाम्पल है, ये अमाइलोप्लास्ट का एग्जाम्पल है पोटैटो। इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल फैट्स, वेयरएज एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। तो यहाँ तक हमने पढ़ा प्लास्टिड का फंक्शन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जिसमें हम मेजॉरिटी क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ने वाले बच्चों। और आई थिंक ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास और उससे नेक्स्ट की शायद आधी क्लास जा सकती है, तब खत्म हो जाएगा। चलो बेटा बाय, पॉज करो।